सो औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबको आज की क्लास में वेलकम करता हूं। मुझे उम्मीद है कि लास्ट लेक्चर में हमने जो कुछ भी पढ़ा था तो आप लोग उन चीज़ों को समझ रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्लास के एंड पे अपने सवालात आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है तो आप लोग सब जो है वो मेरी स्क्रीन को देख रहे हैं। सर स्क्रीन परफॉर्मेंस नजर परफॉर्मेंस क्लासिफिकेशन। अब्दुल्ला, स्क्रीन नज़र आ रहे हैं आप लोगों को? नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा सर। स्क्रीन को सर ऑफ एंड ऑन करो सर, फिर शायद हो जाए। हम्म मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग मेरा स्क्रीन अभी आप लोगों को नज़र आ रहा है। अब जी ठीक सर। अब ठीक है। यस सर, ठीक है ठीक है। सर जी। ओके जी, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है परफॉर्मेंस क्लासिफिकेशन। तो एल्गोरिथम की जो परफॉर्मेंस है उसको हम डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं। हम जो सबसे फास्टेस्ट एल्गोरिथम है हम उससे शुरू करते हैं और हम लार्जर टाइम कम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है ऑर्डर वन टाइम कम्प्लेक्सिटी या इसको कहते हैं कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी। ऐसे स्टेटमेंट्स जिसका एग्जीक्यूशन फिक्स्ड हो या फ्यू नंबर ऑफ टाइम्स हो या फिक्स्ड हो तो उसको हम कांस्टेंट टाइम स्टेटमेंट्स कहते हैं या कांस्टेंट टाइम एल्गोरिथम्स कहते हैं। ये वो स्टेटमेंट्स है या ये वो एल्गोरिथम्स हैं जिसका हुज रनिंग टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट साइज। इनपुट साइज चाहे लार्ज हो या इनपुट साइज चाहे कम हो, कुछ भी हो, इन स्टेटमेंट का या इन एल्गोरिथम्स का जो रनिंग टाइम है वो फिक्स होता है। और ऐसे स्टेटमेंट्स या ऐसे एल्गोरिथम्स को हम कांस्टेंट टाइम स्टेटमेंट्स कहते हैं या कांस्टेंट टाइम एल्गोरिथम्स कहते हैं। और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को हम ऑर्डर वन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इसको एक एग्जाम्पल से आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास लॉगरिथमिक टाइम कम्प्लेक्सिटी है। लॉगरिथमिक टाइम कम्प्लेक्सिटी वो है कि जब हम इनपुट साइज को इंक्रीज करते हैं तो इन एल्गोरिथम्स का जो रनिंग टाइम है वो भी इंक्रीज होता है, लेकिन एज कंपेयर टू द इनपुट साइज रनिंग टाइम में जो इंक्रीज आता है वो बहुत कम होता है। और इसकी एग्जांपल जो है वो है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो log है। और इसलिए आप लोगों ने BST बाइनरी सर्च ट्री क्यों क्यों ये log है? ये इसलिए log है क्योंकि बाइनरी सर्च जो है उसका जो सर्चिंग का मेथड है वो BST आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि BST की हाइट जो है वो log होती है। BST की बाइनरी सर्च ट्री की जो हाइट है वो log है और इस वजह से बाइनरी सर्च जो टाइम लेता है वो log है। इसके अलावा बाइनरी सर्च ट्री की जो हाइट होती है वो log है और इसके अंदर जो लेवल्स होते हैं वो log n+1 होते हैं, क्योंकि हाइट को हम उसकी काउंटिंग हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। इस वजह से हमारे पास उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स होते हैं वो log n+1 होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की एल्गोरिथम्स की वो है ऑर्डर n, जो कि log n से ज्यादा है और इसको हम लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी कहते हैं। लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी या जो लीनियर टाइम एल्गोरिथम्स होते हैं ये वो एल्गोरिथम्स होते हैं कि जहां पर हम इनपुट साइज जितना इंक्रीज करते हैं
उतना रनिंग टाइम में भी इंक्रीज आता है। अगर हम इनपुट साइज को डबल करते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर हम इनपुट साइज को डबल करते हैं तो लीनियर टाइम एल्गोरिथम्स की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है या जो रनिंग टाइम है वो भी डबल होता है। और इसकी जो एग्जांपल है वो है सीक्वेंशियल सर्च या लीनियर सर्च जो है, इसकी एग्जांपल है, लीनियर टाइम एल्गोरिथम की एक एग्जांपल है। इसके बाद हमारे पास है एन लॉग एन। ये वो एल्गोरिथम्स है कि जहां पर हम इनपुट साइज, अगर इनपुट साइज करते हैं तो इसका जो रनिंग टाइम होता है, द रनिंग टाइम विल बी स्लाइटली मोर देन डबल। ठीक है जी। तो इन लॉग एन एल्गोरिथम्स, उसकी एग्जांपल आप लोगों से अगर मैं पूछ लूं तो उसकी एग्जांपल जो है वो आप लोग बेहतर बता सकेंगे। जिस तरह से हमारे पास मर्ज सार्ट है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन है, या बेस्ट एवरेज केस ऑफ द क्विक सार्ट, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एन लॉग एन है, या हीप सार्ट है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ हैं, मुझे सुन रहे हैं और मुझे फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद जो एल्गोरिथम का जो नेक्स्ट क्लास है वो क्वाड्रेटिक है, जिसको हम एन स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इन क्वाड्रेटिक टाइम एल्गोरिथम, ये वो एल्गोरिथम होते हैं कि जहां पर अगर इनपुट साइज को हम डबल करते हैं तो द रनिंग टाइम इंक्रीजेस फोर फोल्ड। और ये वो एल्गोरिथम्स है जहां पर नॉर्मली दो नेस्टेड लूप्स चलते हैं, जिस तरह से बबल सार्ट है, या इंजर्शन सार्ट है, या सिलेक्शन सार्ट है, या वर्स्ट केस ऑफ द क्विक सार्ट जो है उसका भी जो रनिंग टाइम है वो क्वाड्रेटिक है, एन स्क्वायर है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक टाइम एल्गोरिथम हो और उसका इनपुट हम डबल करते हैं, इनपुट साइज हम डबल करते हैं, तो रनिंग टाइम में कितना इंक्रीज आएगा? तो रनिंग टाइम में फोर फोल्ड इंक्रीज आएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे साथ है। इसके बाद जो क्लास है एल्गोरिथम्स की वो है क्यूबिक, जिसको हम ऑर्डर एन क्यूब से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन एन डबल्स रन टाइम इंक्रीजेज एट फोल्ड। ठीक है, ये वो एल्गोरिथम्स है जहां पर तीन नेस्टेड लूप्स चलते हैं और तीनों जो है वो एन टाइम्स जो है अगर रन होते हैं। जिस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन क्यूब है। इसके बाद हमारे पास जो क्लास है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वो एक्सपोनेंशियल है, 2 टू पावर n से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो इस केस में व्हेन द इनपुट साइज डबल्स द रन टाइम स्क्वायर्स एंड दिस इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ अ नेचुरल ब्रूट फोर्स सोल्यूशन। ठीक है, जो ब्रूट फोर्स अप्रोचेस होते हैं उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो एक्सपोनेंशियल होती है। कि तो जब आप इनपुट साइज उसके केस में आप डबल करते हैं तो आपकी रनिंग टाइम जो है वो स्क्वायर होता है, उसमें स्क्वायर का इंक्रीज आता है। एज कंपेयर टू द इनपुट साइज, रनिंग टाइम में जो इंक्रीज आता है वो काफी लार्ज होता है। तो दिस इज जो है वो परफॉर्मेंस क्लासिफिकेशन है डिफरेंट एल्गोरिथम्स की, उसकी मैंने एग्जांपल्स भी दे दी। मैं मजीद एग्जांपल से आगे स्लाइड में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। मेरे ख्याल में कोई लोग जो है वो शायद ये लेट आए हैं, तो ठीक है जी। अगर ये डिसाइड ये हुआ था कि लेट कमर्स जो है वो उनको परमिशन नहीं होगी, बहरहाल हम आगे मूव करते हैं। व्हाट हैपन्स इफ वी डबल द इनपुट साइज? मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे स्क्रीन को देख रहे हैं और मुझे सुन भी रहे हैं। अब्दुल्ला? यस सर। ओके जी, ओके यस जी। सर। सो व्हाट हैपन्स इफ वी डबल द इनपुट साइज n? तो यहां पर देख ले कि ये इनपुट साइज है n, इनपुट साइज है और ये डिफरेंट कैटेगरीज के एल्गोरिथम्स हैं।
ये लॉगरिथम है, ये लीनियर है, ये एन लॉग एन है, ये क्वाड्रेटिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। यहाँ पर इनपुट साइज को हर टाइम हम डबल करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख लें कि इनपुट साइज जो है वो 8 है। अगर इस इनपुट साइज को हम डबल करते हैं, 16 करते हैं, तो लॉगरिथमिक एल्गोरिथम की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है उसमें जो इंक्रीज आता है, रनिंग टाइम में जो इंक्रीज आता है, तो रनिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी तो सेम है, लेकिन रनिंग टाइम में जो इंक्रीज आता है वो जस्ट 1 टाइम यूनिट है। अगरचे हमने इनपुट साइज को डबल किया है, लेकिन एज कंपेयर टू द इनपुट साइज रनिंग टाइम में जो इंक्रीज आया है वो बहुत कम है, जस्ट 1 टाइम यूनिट इसमें इंक्रीज आया है। इस तरह लीनियर टाइम एल्गोरिथम में के केस में अगर हम इनपुट साइज को डबल करते हैं तो रनिंग टाइम में भी डबल इंक्रीज आता है। फिर एन लॉग एन को देख ले, अगर इनपुट साइज को हम डबल करते हैं तो ये जो है स्लाइटली इसके रनिंग टाइम में जो इंक्रीज आया है वो है, इट इज स्लाइटली मोर देन डबल। डबल जो है वो 48 आता है, और 3 टाइम्स अगर है तो वो 72 आता है, तो उससे कम है लेकिन डबल से ज्यादा है, तो स्लाइटली मोर देन डबल्स। सिमिलरली क्वाड्रेटिक टाइम एल्गोरिथम में अगर आप लोग देख लें तो यहाँ पर इनपुट साइज को डबल करने से रनिंग टाइम में 4 फोल्ड जो है वो इंक्रीज आया है। और फिर अगर आप एक्सपोनेंशियल को देख ले तो एज कंपेयर टू द इनपुट साइज यहाँ पर रनिंग टाइम में जो इंक्रीज आया है वो काफी ज्यादा है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है यहाँ पर। ठीक है जी, सो दिस इज व्हाट हैपन्स इफ वी डबल द इनपुट साइज। ग्राफिकली अगर आप लोग देख लें, वाई एक्सिस पे हम टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पे हम इनपुट साइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनपुट साइज को जितना हम इंक्रीज करते हैं तो लॉगरिथमिक एल्गोरिथम्स जो है, जिस तरह से बाइनरी सर्च है उसमें जो इंक्रीज है रनिंग टाइम में जो इंक्रीज है वो बहुत कम है। लीनियर टाइम एल्गोरिथम के केस में अगर देख ले तो ये बिल्कुल लीनियर जो है इसका इंक्रीज है कि जितना आप इनपुट साइज बढ़ाते हैं उतना आपका रनिंग टाइम में इंक्रीज आता है। इन लॉगिन के केस में रनिंग इनपुट साइज को इंक्रीज करने से रनिंग टाइम में काफ़ी इंक्रीज आता है। क्वाड्रेटिक के केस में उससे ज़्यादा इंक्रीज आता है, और क्यूबिक केस में जो है वो उससे ज़्यादा इंक्रीज आता है। तो एक यहाँ पर आप लोग शुरू में हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि एक रनिंग टाइम को मेजर करने का एक तरीका तो ये है कि आप लोग एक्चुअल सीपीयू रनिंग टाइम को जो है वो कैलकुलेट कर लें। तो उसका तरीका ये था, एक्चुअल रनिंग टाइम की कैलकुलेट करने का तरीका ये था कि आप एल्गोरिथम के स्टार्ट में या प्रोग्राम के स्टार्ट में जो है आप सीपीयू टाइम को ऑन कर दें, और फिर प्रोग्राम के एंड में या एल्गोरिथम के एंड में सीपीयू टाइम को ऑफ कर दे और उसका डिफरेंस निकाल दे, तो आपके पास एक्चुअल रनिंग टाइम आ जाएगा। फिर मैंने क्वेश्चन पूछा था कि is it a good way to calculate, is it correct to calculate the actual running time? The answer was no, और मैंने फिर कहा था कि इसका आंसर आप लोगों को कमिंग फ्यू स्लाइड्स में मिल जाएगा। तो अभी आपको उसका आंसर मिल जाएगा। सपोज हमारे पास एक एल्गोरिथम है जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर n फैक्टोरियल है, ठीक है जी, एंड द रनिंग टाइम फॉर इनपुट साइज इक्वल टू 10। अगर हमारे पास इनपुट साइज 10 हो तो इनपुट साइज 10 के लिए वो 1 सेकंड लेता है, ठीक है जी। तो हम रनिंग टाइम को थोड़ा इंक्रीज करते हैं, ये एक एल्गोरिथम है जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी n फैक्टोरियल है, इनपुट साइज 10 है, एंड टू प्रोसेस द इनपुट साइज 10 ये 1 सेकंड लेता है। तो हम आगे देखते हैं कि अगर इनपुट साइज को हम थोड़ा और इंक्रीज करते हैं तो इसमें कितना रनिंग टाइम में कितना इंक्रीज आता है। इनपुट साइज को हमने 12 किया तो रनिंग टाइम कितना हो गया है, ये 2 मिनट्स है, ठीक है जी। रनिंग टाइम जो है वो 2 मिनट्स है और ये एक्चुअल रनिंग टाइम है।
यहाँ पर 10 एलिमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए 1 सेकंड लगता है। तो टू प्रोसेस द 12 एलिमेंट्स, ठीक है, जो रनिंग टाइम है वो क्या होगा, वो 2 मिनट्स, 2 मिनट से भी ज्यादा आता है। ये 10 सेकंड्स, 10 एलिमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए अगर 1 सेकंड लगता है, तो 12 के लिए कितना टाइम लगेगा, 12 फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 11 एंड मल्टीप्लाइड बाई 10 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल का यहाँ पर आप टाइम अगर इसका टाइम दे दे 1 सेकंड, तो इट विल बी 12 इंटू 11 इंटू 1। तो ये कोई तकरीबन 132 सेकंड्स बनते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 मिनट्स। ठीक है जी, हम इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं इनपुट साइज को। तो इनपुट साइज को 12 से हम 14 करते हैं, तो द रनिंग टाइम इज 6 आवर्स। हम थोड़ा और इंक्रीज करते हैं, इनपुट साइज को 16 करते हैं, तो द रनिंग टाइम इज 2 मंथ्स। इस तरह फॉर n इक्वल टू 18 द रनिंग टाइम इज 50 ईयर्स, और फॉर n इक्वल टू 20 द रनिंग टाइम इज 200 सेंचुरीज। सो अगर आपका कोई इस किस्म का एल्गोरिथम है और आप एक्चुअल रनिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं और 200 सेंचुरीज के बाद आप कहते हैं कि नहीं जी ये तो अच्छा एल्गोरिथम नहीं था और हमें कोई और एल्गोरिथम ट्राई करना चाहिए, तो आप इतना वेट नहीं कर सकते। इसलिए हम एसिम्प्टोटिक टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं, जो आपको अप्रोक्सीमेट रनिंग टाइम देता है बिफोर कोडिंग द एल्गोरिथम। तो दैट्स वाई हमने शुरू में जो क्वेश्चन पूछा था एक्चुअल रनिंग टाइम का कि इज इट करेक्ट, द आंसर वाज नो, तो ये इस वजह से था। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे साथ हैं और मुझे सुन रहे हैं। अब्दुल्ला, यस सर, यस सर। ठीक है जी। ये यहाँ पर जनरेटर ऑफ हो गया है, कोई मसला है तो अगर कहीं पर कनेक्शन ब्रेक होती है तो काइंडली कोई एक बंदा मुझे मोबाइल पे कॉल करके बता दे, ताकि फिर मैं मोबाइल से कनेक्ट हो जाऊं। ठीक है जी, या हम यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं और मैं मोबाइल से कनेक्ट होता हूँ और हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सही है सर।